हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। दोस्तों, ये पार्ट 2 होने वाला है जनरल टेस्ट का। इससे पहले भी मैंने पार्ट 1 करा दिया है। प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो एक बार जाकर उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत सारे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको रीजनिंग और मैथ से मिलेंगे और करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और उसमें की जीके जीएस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले आप देख लीजिए जनरल टेस्ट का, ये हमारा वीडियो है, वीडियो नंबर 2। देखिए पार्ट 2 यहाँ लिखा भी हुआ है और आपको जनरल टेस्ट में यहाँ पर आपको एक पेपर का कटिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। चलिए, पिछली बार तो पेपर जो हुआ था 2024 में, इस बार वो आपका पेपर जो है हुआ था, इससे पहले सीबीटी मोड में हुआ था, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन इससे पहले पेपर में हुआ था। तो देखिएगा ध्यान से कि इसमें 22, 23, 24 तीनों साल का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं और थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को आपको स्मूथली एक एक करके समझाया जाए और चीजों को एक एक करके आप, हाँ, क्वेश्चन में जब कराऊं तो आप कोशिश करिए कि पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आप ट्राई करिएगा कि हाँ ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो मैं आपको तो करा ही रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहना है भाई। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है और इसमें बोल रहा है कंप्लीट द सीरीज, यानी श्रृंखला को पूरा करें। आप बड़े ध्यान से समझना है भाई, क्या बोल रहा है। 6 से 24 हो रहा है पहला, फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई, 60 हो रहा है, 60 से 120 हो रहा है, फिर उसके बाद 210 हो रहा है। अगर हम ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब सीरीज से क्वेश्चन आए, ठीक है ना, सीरीज से क्वेश्चन आए आपका, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है, इसमें आपको खास ध्यान रखना है 2-3 पॉइंट का। पहला तो आपको क्यूब, दूसरा स्क्वायर, इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस रखना है। मैंने पेड कोर्स में आपको बताया भी है कि सबसे पहला आपको ध्यान देना है क्यूब और स्क्वायर पे, यानी वर्ग और आपको घन पे ध्यान देना है कि कहीं कोई नंबर का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं हो रहा है। आप कहेंगे सर मैं कैसे पहचानूंगा ये कि क्यूब हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है। उसको पहचानने के लिए सबसे पहले आप देखिए, क्या 6 किसी क्यूब या स्क्वायर के पास है, क्या 24 किसी क्यूब या स्क्वायर के पास है, क्या 60 किसी स्क्वायर या क्यूब के पास है। आइए देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले अगर हम ध्यान दें तो 6 जो है वो कहीं ना कहीं भाई 2 के क्यूब और -2 से मिलकर बना है, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 2 घटेगा 6 आ जाएगा। देखते हैं आगे पैटर्न ये फॉलो होता है कि नहीं। अगर हम देखें अगला नंबर है 24, और 24 अगर देखें तो 24 जो है वो 3 का क्यूब, यानी 3 का क्यूब -3 अगर हम कर दें तो क्या 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 3 माइनस करेंगे तो 24 आता है। हाँ, ये भी हमें मिल रहा है। फिर इसी तरह यहाँ देखें तो भाई अगला नंबर 4 का क्यूब -4, यहाँ 4 का क्यूब है और फिर -4 है ना। तो इसी तरह हम आगे अगर फॉलो करते जाएं तो अगर हम देखें तो ये है 6 का क्यूब -6, 216 होता है। 6 का क्यूब -6 करेंगे तो 210 आएगा। यानी पहला जो है वो है भाई आपका 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और उसके बाद 6 और उसके बाद 7 का क्यूब -7 होगा आपका। ठीक है ना। यानी आपको एक एक नंबर प्लस करते जाना है, क्यूब कर देना है और उसके बाद जो नंबर का क्यूब हो रहा है उसी नंबर को माइनस कर देना है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और -7 कितना आ जाएगा भाई, बताइए फटाफट से कितना आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा आंसर 336। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 336। ओके, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बीच में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। और दोस्तों एक बार मैं बता दूं कि जरूर आप दोस्तों से शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए इस वीडियो का। चलिए आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। 2024 में ये प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में, जनरल टेस्ट के पूछा गया है। अब देखिए, कभी भी ऐसे टॉपिक आए तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड देती है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री होता है, ये 4 अवार्ड मेन होते हैं, जिसमें कि भारत के टॉप सिविलियन अवार्ड या हाईएस्ट अवार्ड भी है। तो इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि किस अवार्ड में किसको मिला है भारत रत्न उस ईयर में, ठीक है ना, किसको मिला है पद्म विभूषण, ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे मैच करना है कि देखना है कि भाई सही कौन है या गलत कौन है। यहाँ बोल रहा है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच,
कौन सा इसमें से मैच नहीं करता है? तो आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छे से। आप कहेंगे सर बहुत सारे लोगों को एक बार में मिलता है, पद्मश्री तो 100 लोग को ज्यादा उससे मिलता है। तो मैं कहूंगा कि भारत रत्न याद कर लीजिए, पद्म विभूषण याद कर लीजिए। और पद्म भूषण याद करेंगे वो भी कौन से लोग को? ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे मिथुन चक्रवर्ती को अभी देखिए करंट अफेयर की बात है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है उनको। और यही क्वेश्चन में जो देखिए पूछ रहा है कि भाई पद्म विभूषण जो 2024 का जो मिला है, क्या वो श्री कोनिडेला चिरंजीवी को मिला है? तो हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है, नॉट करेक्टली मैच, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो ये तो सही है, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ गलत पूछ रहा है। पद्मश्री अवार्ड जो है मिथुन चक्रवर्ती, नहीं भाई यही गलत है और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें नॉट को जाना था। नॉट का मतलब निगेटिव आंसर, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पद्मश्री नहीं मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, इनको मिला है पद्म भूषण अवार्ड। तो इसलिए हमारा यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड जो है फातिमा बीवी को मिला है, बिल्कुल सही। और पद्म भूषण अवार्ड जो है एक और सीताराम जिंदल को मिला है, बिल्कुल सही है। तो ये सारे सही हैं, पहले और तीसरा और चौथा, लेकिन बी वाला ऑप्शन सही नहीं है और यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन आपसे पूछना है भाई रीजनिंग का। रीजनिंग में एक टॉपिक होता है कैलेंडर, ठीक है, उसी में का एक क्वेश्चन है ये। और कैलेंडर टॉपिक में क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है, ध्यान से समझिएगा, पूछा है भाई जनवरी जनवरी 31 को, ठीक है ना, जनवरी 31 को बोल रहा है कि भाई रविवार था, क्या था, संडे, है ना। जनवरी 31 को संडे था और बोल रहा है कि 31 जनवरी, यानी ध्यान से समझिएगा, जनवरी ही है और सेम डेट भी है। बोल रहा है 2023 में, यानी ये कब की बात थी, 2016। देखिए ये जो अभी जो बात थी वो थी कितनी की, 2016 जनवरी की। लेकिन अब बोल रहा है कि 31 ही जनवरी को 2023 में, यानी अब हम चले गए हैं 2023 के पास। अच्छा बड़े ध्यान से एक बात को समझिएगा, पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, समझिएगा मेरे बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब कभी भी आपकी डेट बराबर है, देखिए यहां भी 31 है और यहां भी 31 है, क्योंकि देखिए ना यहां बोल रहा है 31 जनवरी और यहां भी 31 जनवरी है। डेट अगर सेम हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर डेट सेम हो, ईयर में डिफरेंस हो, तो कुछ भी नहीं करना आपको, बस देख लेना है कि ईयर के बीच में गैप कितना है। ईयर के बीच में गैप कितना है भाई, 2016 से लेके बात हो रही है कितनी की, 2023 की, है ना। हाँ बिल्कुल। अब 2016 से 2023 के बीच कितने साल का गैप है, देखिए तो ध्यान से, 4 और 3 7 साल का, यानी 7 ईयर्स का गैप है ना। और उसके बाद ये भी हमें ध्यान देना होगा कि 16 से 20 के 16 से 23 के बीच, है ना, यहाँ देखिए 2016 से लेके 2023 के बीच कितने लीप ईयर है, अगर ध्यान दें तो 16, और उसके बाद देखिए 2016 इसमें लीप ईयर एक है और 2020 है, क्योंकि 2024 तो आएगा नहीं, क्योंकि 23 तक ही है ना। 2016 इसलिए लीप ईयर होगा क्योंकि यहाँ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है और इसमें भी फरवरी आएगा, ठीक है ना। जनवरी में 2016 से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी फरवरी आएगा और 2020 वाले में भी फरवरी आएगा, यानी 2 लीप ईयर होंगे, यानी +2 ऐड हो जाएगा। यानी टोटल हमारे पास रिमाइंडर कितने बचे, यहाँ आपका 7 साल जो गैप बन रहा है वो, और यहाँ 2, यानी टोटल गैप कितने का बन रहा है, 9 का। और जब 9 का गैप बनता है तो क्या करते हैं, 7 से एक बार उसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ भी चाहते तो 7 को काट लेते हैं हम, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब रिमाइंडर यहाँ 2 बचा है मेरे पास। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, रिमाइंडर जो भी बचता है उसको हम ऐड करते हैं। क्यों ऐड करेंगे, देखिए यहाँ 16 से 23 हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ रहा है, इसलिए जो 2 बचा है उसमें ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, जो भी हमारा गिवन डे है। तो संडे में 2 दिन ऐड करेंगे तो क्या होगा, मंडे और ट्यूसडे। तो +2 करेंगे तो क्या होगा भाई, ट्यूसडे होगा। और ट्यूसडे हमारा कौन से ऑप्शन में है, ट्यूसडे हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था, क्योंकि आपको डेट नहीं पूछा था, आपको ईयर का गैप दिया हुआ था, वही पूछना था, ठीक है। चलिए अब अगर आगे देखें तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्वेश्चन है। और मैंने जैसा कि बताया कि जीटी में सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो दोस्तों रीजनिंग और मैथ्स होते हैं, और उसके साथ साथ तीसरा अगर टॉपिक की बात करें तो करंट अफेयर होता है। तो इसमें 3 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि 70 से 80% जो है आपका जनरल टेस्ट वहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बात बोल रहा है, जॉब को अगर हम लिखें,
देखिए बस एक का कोडिंग डिकोडिंग करना है, दूसरे का हमें करने भी नहीं जाना है, पहले एक का बस करिए। एक का करेंगे तो उससे बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। आइए क्या करते हैं, पहले देखिए जॉब को ये क्या लिख रहे हैं भाई, जॉब को इन्होंने लिखा है 17, 12 और उसके बाद 25, है ना। जॉब को इन्होंने कैसे लिख दिया भाई, 17, 12, 25। थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि वैल्यू पुट करते हैं, जितने भी प्लेस वैल्यू है, जितने भी लेटर्स हैं उनका प्लेस वैल्यू देखते हैं। जैसे जे का वैल्यू होता है 10, ओ का होता है 15 और बी का होता है 2, है ना। और यहां पर देखें तो क्योंकि कोड का वर्ड दिया है, एक एक वर्ड, अच्छा जे का वैल्यू 10 होता है तो 10 नहीं दिया है, इसका मतलब कुछ और मामला हो रहा है। क्या हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखें। अगर जे का हम अपोजिट देखें तो जे का अपोजिट होता है क्या भाई, जे का अपोजिट होता है, अच्छा अपोजिट पता करने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट लेटर पता करने के लिए 27 से माइनस कर देते हैं, जो भी जिसका भी अपोजिट निकालना होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए जे का, मतलब जे का वैल्यू कितना है 10, यानी कितना आएगा 17। अब 17 पे क्या होता है क्यू, यानी जे का अपोजिट होता है क्यू, और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17। क्या 17 दिया है, हाँ भाई 17 तो दिया है ना कहीं हम लोग सही जा रहे हैं। अब आइए इसी तरह देखते हैं कि ओ का अपोजिट क्या होता है। ओ का अपोजिट देखिए, याद करने के लिए मैं बता दे रहा हूं, लव, है ना। आप कहेंगे सर ये क्या लव आपने दे दिया, भाई लव डोज नहीं दे रहे हैं आपको, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, ठीक है ना, वहां मत जाइए आप। एल का अपोजिट ओ होता है और वी का अपोजिट ई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा। क्या एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है 12, क्या ओ का 12 दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे लेटर गिवन है उसका अपोजिट करके उसी का कोड लिख दे रहा है ना, बिल्कुल। तो उसी तरह हमें कुछ नहीं करना, एक का पता चल गया हमको, तो हमें दूसरे में डायरेक्ट जाके क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है, दूसरा वाला देखना भी नहीं है। तो रिक्रूटमेंट, भाई रिक्रूटमेंट पूछा है ना भाई, रिक्रूटमेंट पूछना चाहिए, इन्होंने लग रहा है स्पेलिंग एरर कर दिया है, कोई नहीं। आइए रिक्रूटमेंट मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आर, आर का अपोजिट क्या होता है, आई, आई का मतलब होता है 9, 9, है ना। 9 किस में दिया है भाई, 9 इसमें नहीं दिया है, काटिए। 9 इसमें नहीं दिया है, काटिए। इन दोनों में 9 है तो अभी तक खेल बना हुआ है। ई जो है, ई का अपोजिट बी होता है, बी का मतलब 22, यानी 9, 22, 9, 22, हाँ तो बस यही, यहाँ 24 है तो ये भी कट गया। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अब बहुत ही बेहतरीन, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से, क्या दिया है यहाँ पे, डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। और यहाँ पूछा क्या है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसका मैं दो तरीका बताऊंगा, एक बताऊंगा आम जिंदगी और एक बताऊंगा मेंटोस जिंदगी। तो पहला क्या जानना चाहते हैं, पहले आइए आम जिंदगी पे करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है विभूति पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। हम डायरेक्शन बना ले रहे हैं चार, ये लीजिए, मैं आपको डायरेक्शन बना ले रहा हूं और एक एक चीज बता रहा हूं। ये आपको नॉर्मल प्रोसेस है। ये आपका हो गया ईस्ट यानी पूरब, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, है ना। चारों दिशा मैंने बना दिया। बोल रहा है वह वामावर्त दिशा में, अच्छा वामावर्त मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में पढ़ लीजिए, विभूति इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ वो फेस कर रहा है, यानी यहाँ पर है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। सी टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। आप कहेंगे अरे सर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, जैसे घड़ी कैसे घूमता है, घड़ी टिक 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 ऐसे घूमता है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है ये तो क्लॉकवाइज हो गया, अब बोल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी के विपरीत, यानी इस तरह घूमेगा, है कि नहीं। हाँ ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, यानी ऐसे नहीं, ऐसे जाना है। अब 45 डिग्री कितना होता है, एक डिग्री जब कभी भी ऐसे घूमता है, ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे घूमता है तो ये 90 डिग्री बनाता है, कितने डिग्री, 90, पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 90, इसी तरह यहाँ 90, फिर यहाँ 90, 360 टोटल बनाता है। तो भाई अगर 45 डिग्री उल्टा घुमा है तो हमें क्या करना होगा,
तो हमें यहाँ लाना पड़ेगा, कहाँ, बीच में लाना पड़ेगा, है कि नहीं, उल्टा घुमा है ना, तो 45 यहाँ पे आया। फिर क्या बोल रहा है, आगे पढ़िए, से आगे पढ़ते जाइए, क्वेश्चन को करते जाइए। देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर से 180 डिग्री उसी डायरेक्शन में टर्न होता है। अब भाई उसी डायरेक्शन का मतलब क्या है, अच्छा 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी लाइन एकदम। अब यहां से एकदम सीधी लाइन खींचेंगे तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, देखिए ये वाला ऐसे। अगर नहीं समझ में आता है ऐसे कि यहाँ कैसे आ गया, तो आप करके देख सकते हैं। 180 यहां से यहाँ आएगा तो 90 हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90, फिर यहां से यहाँ आएगा आपका, तब 90 हो जाएगा, यानी 180। ठीक है, या डायरेक्ट 180 का है तो डायरेक्ट सीधा लाइन खींच दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एंड देन 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि 45 डिग्री जो बचा हुआ है वो क्लॉकवाइज, यानी जैसे घड़ी घूमता है वैसे घूमा है। अब भाई यहाँ खड़ा है, देखिए यहाँ पे खड़ा है। अब यहाँ से 45 डिग्री अब घड़ी की तरफ दिशा में घूमेगा, और घड़ी की दिशा में घूमेगा मतलब यहाँ तक जाएगा 45, क्योंकि आधा पे है 45 डिग्री, है ना, ये है 45। अब कहाँ डायरेक्शन है, अब यहीं पे है ये। अब बोल रहा है अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो भाई कहीं नहीं, वेस्ट की तरफ खड़ा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया आपका आम जिंदगी। अब आते हैं मेंटोस जिंदगी पे। अब कहेंगे सर मेंटोस जिंदगी क्या है, आइए मैं दिखाता हूँ मेंटोस जिंदगी। कुछ भी नहीं करना है, इतना कुछ भी महाभारत नहीं करनी है आपको, आंसर से मतलब है, कुछ नहीं करना। बस पहला पॉइंट नोट करना है कि विभूति इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट। कहाँ खड़ा है भाई, ईस्ट की तरफ खड़ा है। और ईस्ट की तरफ खड़ा होने का मतलब क्या है, पहले आप ईस्ट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, ईस्ट। ठीक, बेस आपका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट हो गया। ठीक, अब एक तरफ लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज और एक तरफ लिख लीजिए क्लॉकवाइज। बस उसके नीचे लिखते जाइएगा, जो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसके नीचे, जो क्लॉकवाइज आएगा उसके नीचे। बोल रहा है 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो 45 डिग्री हम यहां लिख रहे हैं, प्लस डायरेक्शन, एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, यानी 180 डिग्री इसी डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद क्या है 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज, यानी 45 डिग्री यहाँ क्लॉकवाइज में घुमा है। ठीक, अब एक बात बताइए, यहाँ क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज को काट लीजिए। अब 45 से 45 कट जाएगा, यहाँ 45 से 45 कैंसिल, बचा कितना, 180। सिर्फ 180 बचा है, वो भी क्या, एंटी क्लॉकवाइज। 180 एंटी क्लॉकवाइज बचा है आपके पास, देखिए 180 एंटी क्लॉकवाइज बचा है। ठीक, और कहां से, ईस्ट से। ईस्ट से किस, कहां घूमना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट यहाँ पे है, ईस्ट से 180 डिग्री उल्टा, 180 डिग्री उल्टा मतलब सीधे एकदम यहाँ, और डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वेस्ट। तो इस तरह से ये है आपका मेंटोस जिंदगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह करना है वो भी कर लीजिएगा, जो भी मेथड आपको बेहतर लगे कर सकते हैं आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लीजिए, आपका ध्यान देंगे, बहुत ही बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6वां, और ये मैच करना है। दो लिस्ट आपको दिए गए हैं, एक एरिया ऑफ वर्क है और एक है पर्सन। कौन से पर्सन कौन से एरिया में वर्क करते हैं ये आपको बताना है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे लिखा है विशाख दत्त। विशाख दत्त आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक फेमस, ठीक है ना, मुद्रा राक्षस, इन्होंने किताब लिखी है, बुक लिखी है। और मैं बता दूं आपको कि रीजनिंग मैथ के साथ साथ मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के स्टैटिक वाले जो पॉइंट्स है वो भी बताता रहूंगा, क्योंकि वो एग्जाम में आया हो, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है किताब, और ये पोएट हुए, जाहिर सी बात है, यानी 1 का 2, यानी पोएट, ए का 2। अब ध्यान रखेंगे, हम इलिमिनेट करेंगे, ए का 2 जहां जहां है वहां तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो काट दीजिए। ए का क्या होगा, 2 होगा, ए का 1 यहाँ है, काट दीजिए। ये तो आंसर हमारा होने से रहा, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए ए का 2, हाँ यहाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि ए का 3 यहाँ दिया हुआ है। अब या तो ऑप्शन बी सही होगा या सी सही होगा। आइए देखते हैं अगला, जो जो पता है उसको मारते जाइए। पहले यहाँ चरक है, चरक मतलब ये तो पता ही है आपको, कनिष्क के कोर्ट में दरबार में रहते थे चरक, और उन्हीं के समय में आपको पता है बहुत बड़े ये क्या थे भाई, मेडिसिन के जानकार थे, चिकित्सा के जानकार थे। ठीक ना, सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 कहाँ है, सी का 3 यहाँ पे है, ये भी कटा। बस डायरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बस देखिए 2 आपको आ रहा है, तब भी आप इसमें से इलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इस तरह से चीजों को अच्छे से आप कर सकते हैं। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जेमिल ग्लेशियर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है।
अगर जेमू ग्लेशियर की बात करें हम तो ये है सिक्किम में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में है। ये भी बात ध्यान रखेंगे। सिक्किम में दर्रे भी हैं बहुत सारे, ये पास से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने बताया था जयलेपला दर्रा, और इसके साथ साथ आपका नाथुला दर्रा जो है वो आपका सिक्किम में है, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि कंचनजंगा जो इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है वो भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। केटू गाडविन आस्टीन को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो पीओके वाले एरिया में है, थोड़ा सा वो डिस्प्यूट वाला है, इसलिए थोड़ा सा इसमें सिक्किम को माना जाता है कंचनजंगा वो सबसे हाईएस्ट पीक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए अगला क्वेश्चन आपका मैथ से है और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे हम करेंगे। बोल रहा है 1000 फॉर 5 years एट 5% इज इक्वल टू, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करेंगे। 1000, कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए, हाँ ठीक। अब ध्यान देखिएगा, बोला है 1000, ठीक है, फॉर 5 years, ओके, फॉर 5 years एट 5%, एट 5% इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800, ओके, एट 4%, ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉर एक्स ईयर, मतलब हमें टाइम नहीं पता इधर। अब क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ एक्स इज, आइए फटाफट काटते हैं और वैल्यू एक्स का निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ 2 से 2 बार में, और 2 से 5 बार में, है ना, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 पचे 25, 25 पचे 125, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ काट दीजिए। 5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक ना। और यहाँ बचेगा, यहाँ देखिए क्या है, 8 2 जा 16, और यहाँ होगा 16 है कि नहीं है। अब यहाँ x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 125 16, और यहाँ x की वैल्यू, आइए x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 16 का 125 में अगर डिवाइड करते हैं तो 16 7 हो जाएगा 112, 112 यानी 7, और 12 12 24, और 1 25 यानी 13, फिर बचेगा आपका 16, यानी 7 सही 13/16, 7 होल 13/16 हमारा जो है आंसर आएगा ईयर्स में। ओके, ये टाइम आपका है तो ईयर्स हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ये हमारा है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला था वैसे वैसे मैंने किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, मैंने जैसा क्वेश्चन बोला था वैसा किया। आप देखिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, बड़े ध्यान से पॉइंट पे नोटिस करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना। चलिए आइए देखिए, यहाँ बोल रहा है कि x y को, मतलब इंटू है ये 64, कौन से समीकरण से लिख सकते हैं? कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू 64 आएगा? तो आइए पहले हम डी से ही लेते हैं, एक ऑप्शन तो हमें लेना ही पड़ेगा, कोई एक पिक एंड चूज करना पड़ेगा। आइए डी वाला पहले करते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमारा डी वाला ही ऑप्शन है। कैलकुलेशन इसमें बहुत जरूरी है, देखिए कैलकुलेशन जितना आपका तेज रहेगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए इसी को ले लेते हैं, अगर एक क्वेश्चन का आंसर आएगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ लिखा है 32, फिर उसके बाद रेशियो है x है, ठीक है, और उसके बाद दिया है इक्वल टू y रेशियो 2, है ना। अब देखिए इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हम रेशियो को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 बाई एक्स भी लिख सकते हैं इसको, और इसको इक्वल टू कर करके, और सामने देखिएगा y बाई 2 भी लिख सकते हैं इसको। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? x का मल्टीप्लाई देखिए ऐसे तिरछे में होता है, और x का देखिए y में हो जाता है मल्टीप्लाई, और इक्वल टू 32 का हो जाएगा 2 में, यानी 64। क्या आ रहा है? x इंटू वाई 64 आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर x इंटू वाई 64 तो आ रहा है, मतलब यही वाला इक्वेशन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने कहा ना किस्मत के ऊपर है, और हमने एक क्वेश्चन का ऑप्शन सॉल्व किया और डायरेक्ट आंसर हमारा वही आ गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
तमिलनाडु में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेम्पल है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन सकता है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन सकता है कि ये टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है। ओके, तो थोड़ा ध्यान देंगे। तो तमिलनाडु में जो स्थित है रंगनाथ स्वामी मंदिर, ये कहाँ पे है? ये है आपका तो तमिलनाडु में, और लॉर्ड विष्णु को समर्पित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, लॉर्ड विष्णु को यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। दरअसल तमिलनाडु में एक घाटी भी है जिसका नाम है सेवराय घाटी, इसको ध्यान रखिएगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गेट्स द पावर टू कंडक्ट इलेक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? भारत के चुनाव आयोग को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से चुनाव कराने की शक्ति प्राप्त होती है? तो आप जानते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग होता है, और एक राज्य चुनाव आयोग होता है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग यानी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसको राज्यों में और जो लोकसभा का चुनाव होता है केंद्र में, उसको कराने का अधिकार होता है। ये है आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324 में बात करी गई है, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, राजीव कुमार अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर किसी काम को क्रमशः 12, 9 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पी क्यू और आर, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल हो रहा है ना भाई? आइए थोड़ा सा कलर में चेंज करता हूं। चलिए व्हाइट ही कर लेता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। एक पी है बंदा, और एक क्यू है, और एक आर है। पी जो है किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, क्यू किसी काम को भाई उसी को 9 दिन में करता है, और आर जो है वो 15 दिन में करता है। अब बोल रहा है कि अगर तीनों मिलकर के एक साथ काम करें तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। अभी हमें टोटल वर्क नहीं पता, तो टोटल वर्क हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा एक्स वाइज। एक्स वाइज से मानने से अच्छा है कि हम इसको मान लेते हैं, एलसीएम इनका ले लेते हैं। एलसीएम मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर कैलकुलेशन करने में होगा। 12, 9 और 150 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, आप क्या करिए ना, 12 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं बताइए? तो कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं? और ऐसे कर दीजिए, 3 गुणे 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर गुणे 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 9 को देखिए, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर। और उसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब क्या करिए ना, एक एक नंबर का सबसे बड़ा जो पावर है उसको ले लीजिए। जैसे देखिए 3 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? ये, तो इसको ले लीजिए बाहर, ठीक है ना, इसको ले लीजिए बाहर। उसके बाद 2 का सबसे बड़ा पावर कौन सा है? ये है। उसके बाद 5 का बस एक ही बच रहा है, तो क्या हो जाएगा? गुणा करके देख लीजिए, गुणा करके देख लीजिए क्या हो जाएगा बताइए? 2 का स्क्वायर यानी यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 3 का स्क्वायर यानी 9 और 5 कर लीजिए, तो हो जाएगा 9 5 6 45, और 45 गुणे 4 यानी 180। यही तो हो जाएगा आपका। तो डायरेक्ट 180 ऐसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, 180 ऐसे एलसीएम निकाल सकते हैं। ओके, तो 12 का अब 180 देखिए, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, अगर P जो है वो 12 दिन में काम करता है, तो 180 काम को 12 काम करता है, 12 काम करता है तो 180 काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यानी 15 दिन में कर लेगा, ठीक ना। और अगर ये 9 काम कर रहा है तो 180 काम को कितने दिन में करेगा? 9 दूना 18, 20 दिन में। और ये 15 काम कर रहा है तो 180 काम को कितने दिन में करेगा? तो 180 काम को 15 एकम 15 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, 15 दूना 30, ठीक है ना। ये तो हमारा आ गया क्या? ये हमारा कैपेसिटी आ गया किसका? पी का, और क्यू का, और आर का। अब तीनों मिलकर के अगर काम 180 करें, टोटल वर्क हमने कितना माना है? 180। यही बोल रहा है कि तीनों अगर मिलकर काम करें, तो तीनों मिलकर करेंगे तो 15, 20 और 12, तीनों की कैपेसिटी एक साथ मिला देंगे हम। 15 20 हो जाएगा 35, 35 12 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47, है ना। 47 होगा कि नहीं होगा? एक बार कैलकुलेट कर लीजिए बहुत अच्छे से, 47 हो जाएगा, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, 47 को हम ले जाएंगे इसमें, देख लीजिए कितना बार जा रहा है आपका। तो
तो कम से कम 5 बार तो चला ही जाएगा। 5 बार 47 को लेके जाएंगे तो कितने बार जाएगा? 5 बार। और 5 बार जाएगा तो कितना होगा देखिए पहले। 5 बार अगर जाएगा, अगर हम 5 का गुणा करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, 7 5 35 और 7 चौके 7 5 35 और 5 चौके 20 और 20 3 23 हो जाता है, यानी 235 हो जाएगा। ये तो ज्यादा चला जाएगा भाई, 5 बार यानी कम जाएगा लग रहा है। हाँ ओके, चलिए 3 बार करके देखते हैं, है ना। हाँ 3 3 ओके ओके। 7 तरीके 21 होगा और 4 तिहाई 12, 12 दो 14। हाँ बिल्कुल 3 बार जाएगा भाई, 4 बार जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। हाँ ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा यानी 5 वाले तो ऐसे ही ऑप्शन कट गए। आइए, अच्छा 3 बार जाएगा यानी 3 हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद बचा कितना? 180 में से 141 बचा हमारे पास 39, है ना, और 47, 39 और 47 बचा कि नहीं बचा? हाँ बिल्कुल, तो 3 सही 39/47, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बाकी आपको आराम से इसमें कर लेंगे। देखिए आप कहेंगे सर आप कैसे ये कर ले रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, इसमें इसको डिवाइड करना है, जितना भी आएगा, जितने बार आपका जाएगा क्वोशेंट आएगा वो यहाँ हो जाएगा। रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर आपका कितना आया था? 39 आया था, तो 39 ऊपर हो जाएगा, और नीचे तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में होता है वो तो होता ही है 47, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम, तो इन चारों को मिला करके कैसे एक ये बना रहे हैं पेयर आपस में, देखिए। अगर हम ध्यान दें तो 10 और 3 का मल्टीप्लाई करें हैं तो 30 आता है, और इसी तरह 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और 9 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 आएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो 9 8 72, 9 8 72। अब 18 में ऐसा किसका मल्टीप्लाई करें तो 72 आएगा, तो 4 का करेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए अभी स्पीड थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चीजों को लेके चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग है, बड़े ध्यान से देखेंगे आप, जनरल साइंस भी आता है, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है, तो ये है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप। देखिए खरीफ क्रॉप कौन से क्रॉप होते हैं? मुख्य रूप से चावल आप जानते हैं खरीफ क्रॉप होता है, और गेहूं जो है रबी की क्रॉप होती है। तो यहाँ पर पूछा है खरीफ क्रॉप कौन सा है, तो गेहूं मटर सरसों ये तो तीनों आपके रबी की क्रॉप है, जबकि मक्का आपका खरीफ क्रॉप है चावल के साथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब यहाँ पर आपको देखिए रीजनिंग का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शेर बाघ और भालू को अगर हमें बांटना होगा अलग अलग, तो हम कैसे बांटेंगे, कैसे इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे? तो देखिएगा ध्यान से, हम कैसे करेंगे ड्रॉ। भाई शेर बाघ और भालू में कोई समानता नहीं है, तो तीनों अलग अलग इसमें बन जाएंगे। तीनों अलग अलग कहाँ पे है? यहीं पे है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हाँ देखिए यहाँ पर थोड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली चीज है थोड़ा, ठीक ना। बोल रहा है कंप्लीट द सीरीज, चिली का फ्रॉस्टी, है ना, ठंड का ठंडा, तो मर्की, मर्की माने होता है थोड़ा सा उदास या ग्लूमी, है ना, थोड़ा अंधेरा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीनों नेम है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ तो पहला है सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटर ऑफ हैंडीक्राफ्ट, और ये करंट अफेयर में बहुत ज्यादा हाईलाइटेड था इसलिए पूछा गया है, डरना नहीं है देख करके। देखिए नालबाड़ी जो जगह है अगर आप ध्यान देंगे तो ये असम में है। कहाँ पे है? असम में। तो बी का तो हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2, यानी बी का 2 हो जाएगा। बी का 2 कहाँ कहाँ है वो देख लीजिए। बी का 2 यहाँ है, नहीं नहीं है, काट दीजिए। बी का 2 यहाँ है, हाँ हो सकता है। बी का 2 यहाँ है, नहीं है, यहाँ काट दीजिए। या तो ऑप्शन हमारे पास अब हमारे पास देखिए कौन सा ऑप्शन बचा है, ध्यान दीजिए, ये वाला कट गया। अब हमारे पास या तो बी बचा है या तो ए बचा है, दो ही में से आंसर हो सकता है और कोई आंसर होना नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए आइए, अब आपका है पासीघाट। पासीघाट कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो सी का हो जाएगा 1। सी का 1 कहाँ पे है? सी का 1 हमारा इस ऑप्शन में है, वहां पे चौथा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा गया है, असम में है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काजीरंगा नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क भी असम में है। डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी कहाँ पे है? असम में है।
मानस नेशनल पार्क असम में है, पार्वती ओरांग नेशनल पार्क भी असम में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। काजीरंगा ये एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है बहुत ज्यादा, ठीक ना। और नामेरी, नामेरी भी असम में ही नेशनल पार्क है, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्या है, कोई भी पूछा जा सकता है, एक पूछा गया है तो अगला भी पूछा जा सकता है। रणथंबोर भी है, सरिस्का है, ये राजस्थान में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में केबुल लामजाओ है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मैं देखूंगा आपके कमेंट्स का आंसर, मुझे इंतजार रहेगा और मैं उनको हार्ट भी दूंगा जो भी सही इसका आंसर देगा, ताकि दूसरे को पता चल जाए, ठीक है। तो मैं जरूर इंतजार करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ एक मैं बता दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है दोस्तों। सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच 2025 जो कि आपका है बीए, एलएलबी, एमबीए और सारे बीकॉम सब कुछ आपको मिलेगा इस बहुत ही बेहतरीन वेल ऑर्गेनाइज एक कोर्स पे, जो कि आपके लिए ला रहा है आपका डीएनएस, जिसमें कि आपको मिलने वाला है कंप्लीट सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस। क्लास मीडियम जो है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। लाइव डाउट सेशन होगा, जरूरत पड़ेगी तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, क्लास नोट मिलेगा इसमें, और उसके बाद पर्सनल गाइडेंस टिल एग्जाम मिलेगा। ध्यान रखेंगे अभी हम लोगों का एक ऑफर चल रहा है जिसमें कि कूपन कोड जाकर आप एप्लीकेशन पे डीएनएस 10 भरते हैं तो वहां आपको 10% का फर्दर एक डिस्काउंट मिलेगा 1999 पे, यानी लगभग 2000 के फीस पर 10% आपको ऑफ मिलेगा। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट है, क्वेरी करना है, 6387986764 पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।